हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था धूमिल की कविता गरीबी। और आज हम पढ़ेंगे धूमिल की कविता है 20 साल बाद। गरीबी के बाद हमने पढ़ी थी दिनचर्या। आज हम पढ़ेंगे 20 साल बाद। आज़ादी के 20 साल बाद हमारी क्या स्थिति है, क्या सोच है, किस तरह का बदलाव है, क्या हम सोचते हैं या क्या स्थिति हो गई है 20 साल बाद भी। तो 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारतीय जन का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि आज़ादी प्राप्ति के 20 वर्ष बाद विडंबना भरे माहौल को प्रथम पुरुष के रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि इन पंक्तियों में जंगल, आँख, हरा रंग, पेड़ शब्द प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा सावन के अंधे को हरा ही हरा वाली कहावत को पूर्ण करते हैं। और कवि कहते हैं, आज़ादी प्राप्ति के बाद जब मैंने अर्थात आम आदमी के चेहरे पर वे आँखें अर्थात दृष्टि पुनः लौट आई है। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आँखें वापस लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है लौट आई हैं, जो शासन तंत्र की वास्तविकता को समझने में सक्षम हो सकी है। अर्थात शासन तंत्र जंगल राज की तरह से ही है, चाहे वह शासन स्वकीय हो अथवा परकीय, खुद के द्वारा किया गया शासन हो या किसी की गुलामी हो। जंगल में जैसे जीवो जीवस्य भोजनम का सिद्धांत लागू होता है, वैसे ही शासन के धरातल पर भी शक्तिशाली शक्तिहीन को अपने पंजों में जकड़े हुए है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई हैं, चाहे रूपक कितना ही लुभावना क्यों न हो। हरे रंग का एक ठोस सैलाब अर्थात हरियाली, खुशहाली की बातें सैलाब की तरह चारों ओर उमड़ रही है। खुशहाली है, हम ये ला देंगे, हम वो कर देंगे। ये खुशहाली खाली शब्दों में ही आ पाती है और चारों ओर एक बाढ़ की तरह, एक सैलाब की तरह छा जाती है। बातों के ऐसे सैलाब में जिसमें पानी का उपयोग सींचने में नहीं, ध्वंस अथवा अर्थात व्यर्थ बहा देने के लिए किया जा रहा हो। सभी लोग डूबे हुए हैं, निमग्न हो रहे हैं। ऐसे माहौल में प्रत्येक चेतावनी खतरा टालने के भर के लिए है। बाद में वह चेतावनी भी हरी आंख बनकर रह जाती है, अर्थात हरेपन के मिथ्याभास को दृष्टि विचार मानकर सत्य मान बैठती है। आगे कवि कहते हैं, 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है। और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। अब आगे कवि कहते हैं कि कवि कह रहे हैं, स्वतंत्रता मिलने से पूर्व जीवन बिताने के अनेक प्रकार के आकर्षक दृश्य उसे दिखाए गए थे। हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारी ये होगी, हमारी ये सत्ता होगी, हमारा अस्तित्व ये होगा, हम आज़ादी में सांस ले पाएंगे, हम गुलाम नहीं रहेंगे। तो इस तरह के एक सब्ज बाग दिखाए गए, किंतु अब 20 साल बाद भी वे दृश्य प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, उन सुखद दृश्यों के स्थान पर आम आदमी को अपनी अकुलाहट दबाने के लिए जानवर की भांति सहनशीलता और भविष्य के प्रति आशावान होने की शिक्षा दी जा रही है। अगर वो सीख पाया है आम आदमी, तो सहनशीलता और भविष्य के प्रति आशावान होना ही सीख पाया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अब स्वयं अपने आप से प्रश्न करता है कि प्रत्येक आदमी नागरिक के नाते क्या करे। जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। पालतू जानवर बनने के लिए और कितनी सहनशीलता की आवश्यकता है, अर्थात अपना भाग प्राप्त करने के लिए कब तक प्रतीक्षा की जाए। कवि का संकेत यह है कि प्रतीक्षा करो और संतोष करो, जैसे नारे आज़ादी के बाद बराबर दिए जाते रहे हैं। किंतु व्यक्ति इस प्रकार के नारों से हताश निराश हुआ है, क्योंकि प्रतीक्षा और संतोष की भी एक सीमा होती है। ऐसी स्थिति में वह यह सोचता है कि जंगली हिंसक जानवर बनकर हमें अपना अधिकार स्वयं ही क्यों न प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का आक्रोश और आवेश प्रत्येक नवयुवक के रक्त में प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। किंतु इस आक्रोश को एक अनुशासित और संगठित दिशा नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि परिस्थितियाँ विषम से विषम हो रही है। इतना ही नहीं, ऐसी विषम स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति उम्र के पहियों से चलते हुए चुपचाप समय बोध को लेकर अपने आप को गुजार रहा है।
कारण यह है कि वह अनुभव करता है कि ऐसे भयंकर आपाधापी वाले समय में शोषक, भ्रष्ट और असंगठित माहौल में रक्त में चेतना और उत्साह उठाने की स्थिति ही नहीं रह गई है। खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। वास्तव में जैसे समूची ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई भाव ही नहीं रह गया है, सब कुछ बेमानी और निरर्थक प्रमाणित हो रहा है। आगे कहा है कवि ने, दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। कि किस तरह से हम एक हिंदुस्तान हमारे लिए नक्शा था, उसको प्राप्त करना हमारे लिए एक जज्बे का काम था, और किस तरह से अब आज़ादी के बाद 20 साल बाद में वो नक्शा धरती पर इस तरह से गिरा हुआ फड़फड़ा रहा है और गाय ने उस पर गोबर कर दिया है, यानी अपेक्षा उसकी की जगह उपेक्षा होने लगी है। तो प्रत्येक सामने हुई एवं दिखाई देने वाली स्थिति को चश्मदीद गवाह के रूप में बताते हुए कवि कहते हैं कि दोपहर हो चुकी है, कि दोपहर की धूप खिली हुई है, फिर भी हर घर पर ताले लटके हुए हैं, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। दीवारों से चिपके गोली के छर्रों, अर्थात लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं अथवा अंदर द्वार बंद करके विवश पड़े हुए हैं। दीवारों पर लगे गोली के निशान भय और आतंक और बर्बरता की कहानी कह रहे हैं। यही नहीं, सड़कों पर आम आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तो उनके द्वारा छोड़े गए जूते पड़े हुए हैं जो उनकी भय, हताशा और भगोड़ी मानसिकता को व्यंजित कर रहे हैं। दोपहर के समय घरों में ताले, दीवारों पर लगे गोली के छर्रों और सड़क पर बिखरे पड़े जूतों की भाषा एक भयावह दुर्घटना की सूचना देते हैं। जिस हिंदुस्तान में रहते हुए लोगों ने खुशहाली की कल्पना और कामना की थी, उसी का नक्शा फड़फड़ाता हुआ ज़मीन पर पड़ा है। उसी नक्शे का गाय का गोबर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि नक्शे की हिफाजत के लिए तन मन अर्पित होना चाहिए। वही नक्शा तुच्छ गोबर के नीचे सड़कों पर बेकदरी से पड़ा हुआ है। तो आगे है, मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। बहुत बड़ी बात कही कवि ने यहाँ पर, कि कवि कहता है कि ये समय कुछ करने का है। यह माना कि घबराए हुए लोग शर्मिंदगी से दबे हुए हैं। यदि हम उनकी शर्म को आंकते रहें, उनके गुण, दोष और कारण ढूंढते रहें, तो इससे लोगों की शर्म, गैरत अथवा दब्बूपन और बढ़ेगा। वे लोग परिस्थितियों का सामना करने से और अधिक भागेंगे। और न ये पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आज ऐसी परिस्थिति, ऐसी मानसिकता बन गई है कि यह पूछने का भी साहस और ईमानदारी शेष नहीं रह गई कि देश को वर्तमान दुर्दशा तक पहुंचाने अथवा देशवासियों को जहालत की इस स्थिति तक लाने का जिम्मेदार कौन है। देशवासियों की ऐसी मानसिकता बनाने में संत अर्थात चिंतनशील लोग जिम्मेदार हैं अथवा शस्त्र धर्मी कर्मठ सिपाही। व्यंग्य यह है कि देश के चिंतनशील निडर होकर चिंतन को समाज की भूमिका में उतारते रहे और बहादुर सैनिक देश में निडरता का माहौल बनाने के जिम्मेदार थे, तो फिर ऐसा लिजा दब्बूपन वाला घबराहट, आतंक भरा वातावरण कैसे बन गया। निश्चित ही देश की चिंतन धारा को अग्रसर करने वाले बुद्धिजीवी और जागरूक शस्त्रधर प्रहरी कहीं न कहीं गफलत में पड़े हैं अथवा अपने दायित्व के प्रति जागरूक नहीं रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आज का युग परिवेश घबराहट, घुटन और किम कर्तव्य विमूढ़ता से ग्रस्त है। विचार और व्यवहार दोनों ही देश के दुर्भाग्य के कारण बने हुए हैं। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई ख़ास मतलब होता है। और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। कवि कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, इसका प्रमाण हमारा तिरंगा झंडा है, इसके बीच में चक्र है। क्या 3 रंगों का कपड़ा मात्र एक झंडे का ही रूपक प्रतीक है, या इसके पीछे कोई भावना, कोई चेतना, कोई दायित्वबोध, कोई आचरणगत चिन्ह भी निहित है। यदि ऐसा होता तो यह झंडा बड़ी बुलंदी और मस्ती से न फहराता, क्योंकि जनजीवन की विपन्नता, मानसिक गुलामी और आतंक, हताशा भरे माहौल में वह इतना निरपेक्ष होकर केवल लहराता ही नहीं, कुछ कर दिखाता।
अर्थात निरुपाय जनजीवन के प्रति इतना उदासीन न बना रहता। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी देश की जनता इतनी विपन्न एवं मानसिक क्षुद्रताओं में न फंसी रहती। तब फिर प्रश्न उठता है कि क्या हम 20 साल पहले की स्थिति में चले जाएं? अर्थात विदेशी शासन के अधीन बने रहना क्या उचित है? इस पर रचनाकार का उत्तर है कि छूटे हुए जूते में पैर डालने का अब समय नहीं है। उन जूतों पैरों की गति को अनुशासित करने वाले नियमों, अनुशासनों अथवा शासन करने वाले लोगों को फिर अपनाना जिन्हें एक पहिया ढोता है, किसी प्रकार भी संगत और बौद्धिक धरातल पर ग्राह्य नहीं है। हमें अपने पैरों की गति नए परिवेश में नई आकांक्षाओं के साथ ढालना होगा। अपने जीवन के उपयोग की दृष्टि से नए जूते पहनने होंगे। अर्थात लौटकर शासन इतिहास के उसी माहौल में जाना उचित नहीं है। और ऐसी ही ऊहापोह मानसिक उधेड़बुन में रचनाकार की तरह सामान्य जन चुपचाप इतिहास में आगे बढ़ रहा है। उसके पास कोई उत्तर नहीं बन पड़ रहा है कि क्या यह आज़ादी अथवा आज़ादी के बाद प्राप्त तिरंगा झंडा हमारे जीवन में कोई सार्थक नया अर्थ भर पाया है। अब समय इतना गुजर चुका है कि फिर से लौटकर पुराने अनुशासन के जूतों को पैर में डालकर अपनी गति को अवरुद्ध भी नहीं किया जा सकता। यानी जो 20 साल हमारा छूट गया है समय आज़ादी का, उस पुराने समय में भी नहीं लौटा जा सकता है। और जो समय चल रहा है वो भी बड़ा ऊहापोह वाला है, बड़ा ही जद्दोजहद वाला है, तो इसमें भी जीते नहीं बना जा रहा है। तो क्यों ना कवि कहना चाहता है कि ये 20 साल जो गुजरे हैं उसमें आगे चल कर के आशावान होकर के आगे के भविष्य को देखा जाए, और उस आशावान होकर के जब उस पर दृष्टि डलती है भविष्य पर, तो उसको हासिल करने की कामना और कोशिश की जाए। ये था आपकी 20 साल बाद कविता। आगे हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।